हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम स्टोइकियोमेट्री व स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जो स्टोइकियोमेट्री वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है स्टोइकियोन और दूसरा है मेट्रोन। स्टोइकियोन का मतलब है तत्व और मेट्रोन का मतलब है माप। अर्थात स्टोइकियोमेट्री वर्ड का मतलब हो गया तत्व को मापना। तो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग हो गया तत्व को मापना। स्टोइकियोमेट्री में हम एक अभिक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले पदार्थों का द्रव्यमान व आयतन ज्ञात करते हैं। बनने वाले पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री में इसको हिंदी में रस समीकरण विधि बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्री में अभिकारक यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे उत्पादों यानी अभिक्रिया द्वारा बनने वाले का द्रव्यमान व आयतन का परिकलन करते हैं। अर्थात स्टोइकियोमेट्री में हम ये पढ़ते हैं कि कितना पदार्थ आपस में मिलकर कितने पदार्थ दे रहा है, अर्थात कितने आयतन अभिकारक अणु परस्पर क्रिया कर कितने आयतन उत्पाद दे रहा है। यहाँ पर एक और वर्ड आता है स्टोइकियोमेट्री गुणांक। इसको कोई मेट्री बोलता है, कोई मीट्री बोलता है। स्टोइकियोमेट्री एनसीईआरटी बुक में मीट्री है गुणांक। ये क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री गुणांक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे बनने वाले पदार्थों का, या यूं कहें स्टोइकियोमेट्री गुणांक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे बनने वाले पदार्थों की संख्या होती है। तो ये क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी अभिकारक एवं बनने वाले यानी उत्पाद पदार्थ, या हम कह सकते हैं उनके अणुओं की संख्या। अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले अणुओं की संख्या स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहलाता है। स्टोइकियोमेट्री गुणांक हम एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मेथेन का दहन। मेथेन का जब दहन होता है तो इसमें मेथेन दो अणु ऑक्सीजन के
ये परस्पर क्रिया करके देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यहाँ पर संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करती है, यहाँ 2 से गुणा करती है। यहाँ पर मेथेन का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है? 1। देखो जो भी आगे हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो यहाँ पर मेथेन का गुणांक है 1, ऑक्सीजन का 2, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 और जल वाष्प का कितना है? 2। तो एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हम किसी भी अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अभिकारक अणु जो है मेथेन और ऑक्सीजन अभिकारक है, ये अभिक्रिया कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प उत्पाद है, ये अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। अभिकारक को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, जबकि उत्पाद को उत्पाद या क्रियाफल भी कहते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो मेथेन है इसका कितना मोल है, तो हम कहेंगे 1 मोल। अब जो स्टोइकियोमेट्री है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं का द्रव्यमान, उनके मोलों की संख्या, उनका आयतन, उनकी ग्राम में मात्रा तथा अभिक्रिया द्वारा बनने वाले उत्पादों की ग्राम में मात्रा, उनके मोलों की संख्या, उनका लीटर में आयतन, ये सब ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेथेन की मोल की संख्या 1 है और ऑक्सीजन के मोलों की संख्या 2 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने हैं? 1 मोल। और जल वाष्प का कितना मोल है? 2 मोल। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री क्या हो गई कि 1 मोल मेथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जल वाष्प बनाएंगे। ऐसे हम करते जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी ग्राम में मात्रा। तो देखो 12 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर मात्रा कितनी होगी? 16 ग्राम। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, लेकिन आगे 2 से गुणा कर रखा है, ये कितना हो गया? 64 ग्राम। देखो एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ 2 है और 32, फिर आगे 2 से गुणा कर रखा है, तो 32 × 2 64 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 32 और 12 कितना हो जाएंगे? 44। जल का अनुपात होता है 18, 2 है और तार का डबल 36। तो 16 ग्राम मेथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से जलकर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम जल देती है। फिर अगर हम खाली अणु की बात करें तो मेथेन का अणु कितना है? 1 अणु है मेथेन का, यहाँ पर 2 अणु ऑक्सीजन के हैं, ये क्रिया करके 1 अणु दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 अणु किसको दे रहे हैं? जल वाष्प। अब देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब मेथेन के 1 मोल में कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ अणु कितने हैं? Na अणु, अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु। ये तो मैंने कहा कि मेथेन का 1 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु और जल वाष्प के 2 अणु बना रहा है। लेकिन मेथेन के 1 मोल में जब 1 मोल लेंगे तो कुल अणुओं की संख्या Na के बराबर होगी। यहाँ 2 मोल हैं तो यहाँ पर कितने होंगे? 2 × Na अणु, यानी अवोगाद्रो संख्या का डबल। यहाँ कितने अणु होगा? Na संख्या के बराबर अणु, और यहाँ पे कितना होगा? 2Na। फिर अगर हम आयतन की बात करें तो 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। तो ये 1 मोल है तो यहाँ आयतन हो गया 22.4 लीटर। यहाँ 22.4 का डबल 44.8 लीटर, क्योंकि 2 मोल है। यहाँ पर 1 मोल है तो 22.4 लीटर, यहाँ 2 मोल है तो 44.8 लीटर। अगर मिलीलीटर की बात करें कितना मिलीलीटर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 22,400, 1000 से गुणा कर देंगे मिलीलीटर, ये हो जाएगा 44,500 मिलीलीटर, ये हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर।
और ये हो जाएगा 44,800 मिलीलीटर। तो ये पूरी की पूरी जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, स्टोइकियोमेट्री का परिकलन है। इसमें हम कहेंगे 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल जल वाष्प दे रही है। 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 36 ग्राम जल वाष्प दे रही है। मीथेन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणु से रिएक्शन करके एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड 2 अणु क्या बना रहा है, जल वाष्प। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा कि सर आप यहाँ एक अणु कह रहे हैं, फिर एक अणु का मतलब ये एक है CH4। अब इसका एक मोल लेंगे तो एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, Na। 2 मोल में 2Na, एक मोल में Na और 2 मोल में 2Na। फिर 1 लीटर गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, तो 22.4 लीटर मीथेन 44.8 लीटर ऑक्सीजन से क्रिया कर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 44.8 लीटर जल वाष्प दे रही है। मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 1000 से गुणा कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, मिलीलीटर। तो इस प्रकार हम किसी भी अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले, देखो स्टोइकियोमेट्री हमें यहाँ क्या बता रही है, स्टोइकियोमेट्री द्वारा हम किसी भी अभिक्रिया में बनने वाले और भाग लेने वाले पदार्थों के द्रव्यमान, आयतन, मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या का परिकलन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ एक दो क्वेश्चन लिखता हूं, फिर हम चर्चा करते हैं कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। और भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, इसमें खूब सारे क्वेश्चन मिलते हैं, नो लिमिट है क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल वाष्प की मात्रा का परिकलन कीजिए। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है सेकंड, मीथेन के कितने मोलों के, इसी जो रिएक्शन हमने पढ़ी इसी के ऊपर है, मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कह नहीं सकते, लेकिन करवा देता हूं आपको। 100 ग्राम पार्टेनिक पसंद नहीं है, ये पीछे वाला जो अभ्यास क्वेश्चन है उसमें से है। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको मैं यहाँ आपको करवा के बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने अभी तक ये पढ़ लिया और आपको आ रहा हो। देखो तो सॉल्यूशन हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल वाष्प की मात्रा ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर जो रिएक्शन है उसमें 16 ग्राम जब मीथेन को जलाएं तो प्राप्त जल वाष्प कितनी है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कुछ मात्रा बच्ची करनी नहीं है। देखो सीधा सा दे रखा है, ये 16 ग्राम है तो जल वाष्प कितनी होगी, 36 ग्राम, सीधा सा। अगर वो कहता कि 8 ग्राम से कितने प्राप्त होते तो हम कहेंगे इसका आधा।
ये पूछता कि 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल वाष्प के मोलों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं 36 ग्राम है, इसको मोल में बदल लेते हैं, 36 ग्राम में भाग देते हैं इसके अणुभार का, कितने मोल हो जाता है। सॉल्यूशन दूसरे क्वेश्चन की बात करता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मेथेन के कितने मोलों के दहन से 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है, तो इसको हम इसी रिएक्शन के बेस में करते हैं क्योंकि रिएक्शन यही है। ये कह रहा है कि हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करनी है, तो हम कितने मेथेन के मोल का दहन करें कि हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाए। तो देखो क्वेश्चन को यहीं से शुरू करते हैं। अगर हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आवश्यक, पहले हम ग्राम में मात्रा ज्ञात कर लेते हैं मेथेन। अगर हम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करें तो इसके लिए आवश्यक मेथेन की मात्रा कितनी है, 16 ग्राम। अब इसलिए अगर हम 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि हमें 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इसके लिए आवश्यक मेथेन कितनी होगी, तो हम कहेंगे इसके लिए आवश्यक मेथेन जो है वो हो जाएगी 16/44 ग्राम। अब हमें कितनी प्राप्त करनी है, 22 ग्राम। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आवश्यक मेथेन की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16/44 इंटू 10। सोल्व कर लेंगे, 44 22 से 2 बार घट जाएगा, ये 2 से घट जाएगा, कितनी मेथेन चाहिए, 8 ग्राम। ये तो है मेथेन की मात्रा। अब मोल कितने होंगे, तो आवश्यक मेथेन के जो मोल है ये हो जाएंगे मेथेन की मात्रा बटा मेथेन का अणुभार। अणुभार कितना है 16, 12 और 4 16, तो कितने मोल हो जाएंगे, आधा मोल यानी 0.5। यदि हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हमें आधे मोल मेथेन को जलाना पड़ेगा ताकि हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाए। अब तीसरा क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता, इसलिए मैं आपको यहाँ दबा देता हूँ। देखो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले कॉपर सल्फेट का अणुभार निकालेंगे। कॉपर सल्फेट में कॉपर का परमाणु भार होता है 63.5 प्लस सल्फर का है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 का 64, 64, टोटल कितना हो जाएगा, ये 0.5 रहेगा, 4 to 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 159.5। तो अगर कॉपर सल्फेट हम लें 159.5 कॉपर सल्फेट से प्राप्त कॉपर कितना है 63.5, तो 1 ग्राम से कितना होगा, 1 ग्राम से हो जाएगा 63.5 अपॉन 159.5। तो हमने कितना लिया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम से कितना होगा इंटू, सोल्व करके हम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने स्टोइकियोमेट्री व स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन समाप्त होता है। स्टोइकियोमेट्री पढ़ने के लिए जब भी हम किसी अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अनिवार्य बात यह है कि जो हमें रिएक्शन दी गई है वो संतुलित रिएक्शन होनी चाहिए। अगर रिएक्शन संतुलित नहीं है तो फिर आप स्टोइकियोमेट्री आसानी से ज्ञात नहीं कर पाओगे, क्योंकि असंतुलित समीकरण की स्टोइकियोमेट्री सही नहीं आएगी, गलत आएगी। इसीलिए आपको एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आना अनिवार्य है। अगले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करते हैं। हालांकि मैक्सिमम बच्चों ने 10th क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना पड़ा होगा, क्योंकि पहला ही चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण
उसमें है हिट एंड ट्रायल विधि, आपने पढ़ी होगी और आपको आता भी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। फिर भी बड़ी रिएक्शन या ज्यादा संख्या में जब अभिकारक और उत्पाद दिए हो तब आपको समस्या अगर आती है तो आप अगला वीडियो जरूर देखें, और अगर आपको सब कुछ आता है तो भी आप अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कई चीजें मैं वहां पर आपको नहीं बताऊंगा। तो अगले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में पढ़ेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।